हाँ जी फ्रेंड्स, राम राम जी सारा ने। तो स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज मैं आपको बताऊंगी कि एसएससी सीजीएल की तैयारी कैसे करते हैं। मेरे फ्रेंड आए हुए हैं, इन्होंने एसएससी सीजीएल क्लियर करके और आज ये एएसओ की पोस्ट पर एनसीएसएस केंद्रीय सचिवालय में लगे हुए हैं। तो आज हम इनका इंट्रो लेंगे कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन करी। उससे पहले हम दोनों ना साथ ही एक कॉलेज से पढ़े हुए हैं, साथ हम कैसे तैयारी करते थे, कैसे एक दूसरे की हेल्प करते थे, वो सब आपको डिटेल में बताएंगे, ताकि आप भी अगर किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं एसएससी सीजीएल, और जैसे मैं तो एसटीओ लगी थी मेरे ही फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके, तो उसका पूरी डिटेल कैसे एसटीओ लगी थी वो तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर एसटीओ के बारे में जानकारी लेनी तो आप उस लिंक पे जाके चेक कर लेना। और आज मैं मैडम से सीजीएल की तैयारी के बारे में पूछेंगे कैसे करी थी। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैडम इंट्रो दे दो आपको। जी। पहले तो नमस्कार सभी को मेरा एंड राम राम। मैं भाविका यादव हूँ और मैं एएसओ लगी हुई हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग में, अपनी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में। मैं एसएससी सीजीएल 2018 के उससे लगी थी। ठीक है। अपना बैकग्राउंड बताऊं तो पापा आर्मी में थे, तो केवी से ही पढ़ाई हुई है। उसके बाद हम दोनों ने साथ में ही वाईएमसीए से बीटेक करी थी। हाँ, मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से बीटेक करी है, अनु ने इलेक्ट्रिकल से करी है। पर हम फर्स्ट डे से कॉलेज में ना, फर्स्ट ईयर से और लास्ट ईयर तक हम एक साथ रहते थे कॉलेज में, हॉस्टल में, एक साथ पढ़ाई करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सारी पूरी मस्ती भी एक साथ करते थे। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के साथ प्रिपरेशन भी करते थे। सही बात है। तो आप अब बताओ कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने बीटेक करी, उसके बाद क्या किया? ये जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए आपको सिंपल ग्रेजुएशन की ज़रूरत होती है, टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए होती है। आपने बीए कर रखा हो, बीकॉम कर रखा हो, कोई भी बैचलर डिग्री आपने कर रखी है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, हर साल निकलता है। मेरे टाइम पे पैटर्न थोड़ा अलग हुआ करता था, इस साल से पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है सीजीएल का। लेकिन बेसिक फॉर्मेट वही है कि आपको जीएस पढ़ना पड़ता है, मैथ्स पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश पढ़ना पड़ता है। आजकल तो कंप्यूटर्स का भी थोड़ा सा पोर्शन आ गया है, लेकिन सब बेसिक्स ही हैं। अगर आप एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी करके चलें तो करा जा सकता है। ठीक है। तो आपने बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स से करके उसके बाद वहाँ पे प्लेसमेंट नहीं ली? हाँ, मैं ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हुई तो मेरी कैंपस प्लेसमेंट हो गई थी। मैंने आईटी में जैसे 2-3 साल काम किया है और गुड़गांव में रहती थी, तो मैंने जॉब के साथ ही प्रिपेयर किया है। आप सुबह 2 घंटा निकाल लो, शाम को 2 घंटा निकाल लो, और आजकल यूट्यूब पे बहुत कंटेंट अवेलेबल है। आप एक प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ चलो तो जॉब के साथ, या जो हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो घर पे हाउसवाइफ हैं, काम करती हैं और वो ये सोचती हैं कि शायद इतना मैनेज नहीं हो पाता है, बट मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि अगर आप करना चाहें तो हो सकता है, ये पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अगर जॉब के साथ कर दिया है तो आप भी कर सकते हैं। तो देख लो मैडम ने, जैसे फाइनल ईयर में हमारे कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, वहाँ इंटरव्यू होता है, एग्ज़ाम भी होता है, वो क्लियर करके पहले कंपनी ज्वाइन करी और कंपनी के साथ साथ प्रिपरेशन करी। तो 9 से 5 इनकी ऑफिस होता था, उसके बाद 5 बजे के बाद ये सेल्फ स्टडी करती थी। और कुछ कोचिंग भी ली थी आपने? थोड़ा कोचिंग का भी आजकल कोचिंग भी काफ़ी अवेलेबल है, अगर आप टेस्ट सीरीज़ वगैरह ज्वाइन करना चाहें, क्योंकि जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है इसमें प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, आपकी स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं और टाइम हमारे पास कम होता है। तो कैसे हम हमारी स्पीड को बढ़ाएं, इस बात को आप जितनी टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं उससे, टेस्ट सीरीज़ सिर्फ लगानी नहीं है, आपको एनालाइज भी करनी है कि भाई टेस्ट सीरीज़ लगा के मेरी क्या गलतियाँ आई, किस पोर्शन में मैं वीक हूँ। एक टेस्ट सीरीज़ दो और आधा घंटा आप बैठ के उसका एनालिसिस करो कि उस टेस्ट सीरीज़ में आपकी क्या कमियाँ रह गई। उस पर जब आप काम करते हैं तब वो टेस्ट सीरीज़ आपको फ्रूटफुल होती है। तो ऐसा नहीं कि आप सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाते जा रहे और कह रहे हैं मेरे तो नंबर नहीं आ रहे। अपने खुद को एग्जाम करना हाँ, है कि आपको सेल्फ इवेलुएट करना है कि टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने बैठ के 1-2 घंटे की अपनी टेस्ट सीरीज लगाई और बैठ के मैंने देखा कि भाई मेरे जीएस में हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत गलत हो रहे हैं, या फिर मेरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, पॉलिटी के क्वेश्चंस, तो उनको एनालाइज करना है कि किस पोर्शन के क्वेश्चंस आप गलत कर रहे हैं, ताकि आप उनको फिर रिवाइज कर सको और वो गलतियां ना हो। सेम मैथ्स के पोर्शन में होता है, कई बच्चे कैलकुलेशन एरर बहुत करते हैं। क्वेश्चन आता था उनको, बहुत सिंपल था, कॉन्सेप्ट भी पता था, लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो आपको वो अपने जो कमज़ोर हिस्से हैं उनको जानना होता है कि आप कहाँ गलतियाँ करते हो। तो कोचिंग कहाँ से ले, और टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, वो सब
टेस्ट सीरीज तो आजकल मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं, बहुत सारे कोई हैं। स्पेसिफिक साइट या यूट्यूब चैनल हो कोई स्पेसिफिक तो नहीं, आजकल काफ़ी जो आपको अच्छा लगे एक दो चेक कर लीजिए, पर मैं ये बोलूँगी कि एक ही कोई सोर्स फॉलो करें। बहुत अच्छा। सारा आजकल यूट्यूब पर मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाँ। अभी तो क्योंकि मेरी प्रिपरेशन वही- 3-4 साल पुरानी है, अच्छा। तो मैं कहूँगी कि अभी लेटेस्ट जो भी चल रहा है उसमें आप देखें कि जो आपको रिलेट कर पा रहे हो। जब टीचर पढ़ा रहा है तो आपको अच्छा लग रहा है उससे पढ़ना, किसी एक टीचर को ले लीजिए, क्योंकि कंटेंट वही है। आप ये ना करें कि एक सब्जेक्ट आपने 10 टीचर से पढ़ लिया, आप एक ही टीचर को पकड़े। जैसे मैंने मैथ्स के लिए अभिनव मैथ्स सर है, उनका बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो एवरेज तो बहुत अच्छा पढ़ाया था, उनके अच्छा। टॉपिक्स हैं। बाकी गगन प्रताप सर हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप किसी एक या दो टीचर को लीजिए, वो जैसे जैसे वीडियो में बता रहे हैं आप वैसा वैसा करते जाइए। बाकी तो सेल्फ और जो आप जितना प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे इंग्लिश का अगर मैं बताना चाहूँ तो हाँ। हम ये करते थे कि आज जैसे वो क्या बहुत लोगों को दिक्कत आती है कि भाई इतने वर्ड कैसे याद करें, हाँ। तो आप रोज़ के 10-10 कर लीजिए। 10-10 वर्ड करें। 10 वर्ड करने के बाद जैसे मैं अगर अन्नू के साथ हूँ तो मैं शाम को उसको बता दूंगी, भाई ये मैंने ये 10 वर्ड करे हैं, आप मुझसे पूछ लो इसमें से कुछ। तो वो एक टेस्ट सा भी हो जाता है आपको। बीच बीच में आप मतलब कोशिश करिए कि जो 10 वर्ड आपने यूज़ करे हैं, जैसे सुबह उठ के मैंने 10 वो आपके वर्ड याद कर लिए, अब मेरी पूरे दिन एंड तक मेरे को ये गोल बना के चलना है कि वो 10 वर्ड किसी ना किसी तरह मुझे अपने सेंटेंस में एक बार मुंह से बोल देने हैं पूरे दिन ये में। मैं आपको बताना चाहूँगी, मेरे एक याद आ रहा है, हम दोनों जब कॉलेज में प्रिपरेशन करते थे, एक्चुअली बी टेक का सिलेबस काफ़ी लेंथी होता था। हम एक अकेला पर्सन सारे सिलेबस को रिवाइज करना, और काफ़ी एग्ज़ाम भी होते थे, हर मंथ हमारे में एग्ज़ाम चलते रहते थे, कभी वाइवा कभी प्रैक्टिकल, वो सब होता था। तो हम डिवाइड कर लेते थे कि भाविका तू ये वाला पोर्शन याद कर ले और मैं ये कर लेती हूँ। भाविका क्या करती थी, उसमें से कुछ जो टिपिकल वर्ड होते हैं उनको नोट कर लेती थी, एक टाइप से शॉर्ट नोट हो जाते थे। और फिर ये मेरे को बताती थी कि इस पूरे मतलब टॉपिक में ये चीज़ें हैं, और अगर एग्ज़ाम में आता है तो ऐसे ऐसे लिख के आना है। तो वो जो छोटे छोटे वर्ड थे ना, जो हमारे दिमाग में याद नहीं रहते थे कि मतलब जब लिखते हैं हम तो ये नहीं पता चलता कि कहाँ से शुरुआत करें, और अगर वर्ड हमारे याद हैं तो बस शुरुआत करने में ही आसानी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हम बीटेक से ही स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। तो फिर आगे जब एग्ज़ाम आया, प्रिपरेशन करी एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो हमें काफ़ी हेल्प मिली थी। हाँ, जैसे अभी अनु ने बताया, ये हमारे ऐसे राइटिंग में बहुत काम आता है। कई बार हाँ। जनरल कंटेंट आता है और आपको समझ नहीं आता है कि क्या लिखे, तो आप उसमें सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, पॉलिटिकल एस्पेक्ट, सारे हर जो 5-6 कीवर्ड्स आप अपने लिख लीजिए, कोटेशंस बना बना के लिख लीजिए, एक नोटबुक रख लीजिए कि भाई वुमेन से रिलेटेड कोई टॉपिक आया तो मैं ये सारे कोट्स उसमें बीच में लगा सकती हूँ। एजुकेशन से हाँ। रिलेटेड आया तो ये कोट्स लगा सकती हूँ। ऐसे कीवर्ड्स रख लो। कई कई कीवर्ड्स होते हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, तो आप जब ऐसे राइटिंग हमारा होता है उसमें ओपनिंग लाइन में एक आपने कोई जैसे कोट डाल दिया और उसके बारे में रिलेट करके कर दिया, और एंडिंग आपने कोट से कर दिया। बीच में आप ऐसे कर लो कि भाई अगर किसी समस्या के बारे में लिखना है तो आपने उसका इकोनॉमिकल एस्पेक्ट लिख दिया एक पैराग्राफ में, एक पैराग्राफ में लिख दिया कि इसका सोशल इम्पैक्ट क्या आ रहा है और पॉलिटिकली वो कैसा है, मतलब डिफरेंट क्लासेस पे उसका इम्पैक्ट कैसा है। ऐसे करके एक पूरा उसका ब्लूप्रिंट सा बन जाता है। ये चीज़ ऐसे में काम आती है। आपने एग्जाम दिया था 2018 में, कितने एग्जाम थे एसएससी सीजीएल में? ऑब्जेक्टिव हाँ, भी थे, हाँ, सब्जेक्टिव, उनका थोड़ा डिटेल जो मैंने दिया था एसएससी सीजीएल 2018, उस टाइम पे क्या हुआ था, 2019 में हमारा प्री हुआ था। प्री में ठीक है। जैसे होता है कि वही 4 आते हैं, रीजनिंग हो गई हमारी, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया और जीएस हो गया। ये चारों पोर्शन का आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको जल्दी से जल्दी करने होते हैं। इसमें 200 नंबर का पेपर होता था। उसके बाद ठीक आपका है। मेंस होता है, जिसमें अगर आप AAO और JSO वाली पोस्ट के लिए नहीं अप्लाई कर रहे हो तो फिर आपको मैथ्स का और इंग्लिश का एक एक पेपर देना होता है। अच्छा। आज पैटर्न चेंज हो गया है। अभी लेटेस्ट जो हमारा इस साल वाला सीजीएल हुआ है उसमें पैटर्न चेंज हो गया है। जो मेंस है उसमें भी जीएस आने लग गई है। मैथ्स का पोर्शन थोड़ा कम हो गया है, इंग्लिश का पोर्शन थोड़ा बढ़ गया है। इंग्लिश के 35 क्वेश्चंस आते हैं, तो इंग्लिश पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। मैं कहूँगी इंग्लिश के लिए आप नीतू सिंह की जो हमारी बुक आती है वो फॉलो करें, और एक हमारी मिरर टू कॉमन एरर्स वाली बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें जितने भी टिपिकल क्वेश्चंस हैं, मैं कहूँगी ये 2 बुक अगर आपने अच्छी तरह रिवाइज कर लिए मोर देन सफिशिएंट है। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर लगाएं और वो कैब ज़्यादा से ज़्यादा याद करें, क्योंकि इंग्लिश में ऐसा होता है कि अगर आपको वो कैब या तो आती है या तो नहीं आती है, आप उसमें गेस वर्क नहीं कर सकते। मैथ की तरह कैलकुलेशन नहीं होती है उसमें। बाकी पैराग्राफ्स वगैरह होते हैं उसमें। मतलब रीडिंग आपका पहले प्री हो गया,
200 हाँ, मार्क्स फिर फिर मेन मेंस होता है, फिर उसके बाद टियर 3 होता है जिसमें हम ऐसे राइटिंग का होता है, और एक अच्छा, हमारा written। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है जिसमें पीपीटी और एक्सेल आता है। वो नॉर्मल मॉडरेट लेवल पे ही आता है। आपको, आप जब उस स्टेज तक पहुंच जाए तो आप 1-2 महीना यूट्यूब से भी क्लासेस ले सकते हैं, नहीं तो कोई लोकल कोचिंग भी ज्वाइन कर और सकते हैं। इंटरव्यू भी होता है बाद में? नहीं, इंटरव्यू नहीं होता। इंटरव्यू की जगह पे टियर 3 3 आया था। स्टेज होते हैं, प्री, मेंस और सब्जेक्टिव जो 4 होता टियर है। हो गया। अभी पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है इस साल से, तो अच्छा। उसमें इन्होंने क्या किया है कि जो टियर 2 है, मेंस हुआ है, उसी में ही उन्होंने टाइपिंग भी साथ में ही करा दी थी। टाइपिंग का ऐसा है कि अगर आप रोज सुबह 1 घंटा प्रैक्टिस कर ले तो वो, अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप 35 तक भी स्पीड रखें तो क्या होता है, एग्जाम प्रेशर में आपकी 30 तो आ ही जाएगी। तो जैसे मेरी 40 के ऊपर है, तो मुझे उतना नहीं था क्योंकि मैं आईटी में भी थी और हमारा कंप्यूटर पे ही काम होता था। टाइपिंग मेरे लिए उतना चलो नहीं था। मतलब आपका सिलेक्शन हो गया, उसके बाद पोस्ट भी सिलेक्ट करनी होती है ना कि आपको इनकम टैक्स ऑफिसर लगना है या ये तो है, ASO ये तो लगना है, है, ये तो वो है। सब आपने कैसे फाइनल किया कि जैसे आपको तो इनकम टैक्स ऑफिसर भी मिल रहा था, हाँ। ASO ही क्यों आपने सिलेक्ट किया? जैसे बाकी जो जॉब पोस्ट निकलती हैं हमारी सीजीएल के थ्रू, वो ट्रांसफरेबल पोस्ट होती है। उसमें आपको पैन इंडिया जोन्स मिलते हैं और उस जोन में आपकी हर 3-4 साल में ट्रांसफ़र होता रहता है। अच्छा। और मेरे डैड आर्मी में थे ही, तो मैं ट्रांसफर्स को थोड़ा अवॉइड करना चाह रही थी। इस वजह से मैंने चाहा कि एक स्टेबल जॉब मिले जहाँ ज़्यादा ट्रांसफ़र की दिक्कत ना हो। और बाकी मैं रेवाड़ी से हूँ, तो मेरे लिए दिल्ली बहुत दूर नहीं है, तो मेरे लिए और वैसे भी जो हमारी फैमिली है, हरियाणवी फैमिली, उसमें ये रहता है कि लड़कियां भी घर भी संभालें, ऑफिस भी संभालें, तो एक जगह फिक्स हो ना तो वो थोड़ा अच्छा होता है। तो उस हिसाब से भी मैंने आपने है चूज़ किया कि मुझे दिल्ली सूट करेगा। हाँ, लाइफस्टाइल भी जैसे दिल्ली ही रहे हैं, तो दिल्ली पास ठीक था, में घर भी के पास हो गया, कभी आना ठीक जाना है। हो, तो इस वजह से मैंने आईएएस को प्रेफरेंस दी। बाकी काफ़ी लोग जीएसटी इंस्पेक्टर के लिए भी जाते हैं हाँ। और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए भी जाते हैं। आजकल डीए की पोस्ट भी काफ़ी ट्रेंड में है, बट उसमें थोड़ा ग्रेड पे कम है, लेकिन DA क्या है? डिविजनल अकाउंटेंट कैग में लगते हैं ये। अच्छा, ठीक ठीक, जो अपना चीफ ऑडिटिंग का होता है ना। हाँ, हाँ। ठीक है। तो और बाकी आप लोगों को कुछ भी डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिखिए। हम कोशिश करेंगे हर एक कमेंट का इंडिविजुअली रिप्लाई करने का। बाकी आप हमें बताइए आप और क्या जानना चाहते हैं प्रिपरेशन के बिल्कुल। बारे में या आप डिटेल में। भी है ना अपने फील्ड में पूरी मेहनत करो, जैसे मैडम ने भी पूरा अपना फिर कई बार हम सोचते हैं कि एक बार नौकरी के साथ साथ हम पैरेलल प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो इस तरह आप एक दूसरे से मोटिवेट हो सकते हो। अपने फ्रेंड्स भी होंगे सर्कल में जो घर भी संभाल रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। थोड़ा पॉजिटिव वे में हम चलते हैं ना, तो कुछ ना कुछ मेहनत करते रहो, कुछ ना कुछ ज़रूर हासिल होता है। तो मेरे टाइम पे अनु कुमारी मैम थी, उन्होंने यूपीएससी की तैयारी करी थी, तो उनका सेकंड रैंक आया था 2017 यूपीएससी में। हाँ, उन्होंने वो वो 10 साल तक एमबीए करी थी, उनका बेबी था। उन्होंने बेबी को अपने घर पे रख के और सेल्फ प्रिपरेशन से फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सेकंड रैंक लेके आई है। तो ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, हाँ। अगर जज्बा है तो आप कर सकते हैं। वो मैडम भी हरियाणा से, हाँ, वो मैंने भी भी हरियाणा उनके से थी। देखा मेरे को था। बहुत मोटिवेशन मिलती है उनकी वीडियोस देख के। उन्होंने कहा है कि अगर ये आपका बुरा वक्त है तो ये भी चले जाएगा, और अच्छा वक्त है तो ये भी चले जाएगा, तो सही। मेहनत करते रहिए। तो फ्रेंड्स ये था, देखो हम मतलब सबकी अपनी अपनी लाइफ होती है, अपना स्ट्रगल होता है। मैडम का मेरे से भी, मुझे लगता है कि भाविका का मेरे से भी ज़्यादा है, भाविका का हो सकता है मेरा लगता है, पर हर किसी का अपना अपना लाइफ होती है। और बस ऐसे ही देख लो, अगर आप एक स्टेज पे पहुंच जाओगे ना, उसके बाद मस्ती करना, एंजॉय करना, सेल्फ इंडिपेंडेंसी जो होती है ना, वो हर पूरी लाइफ काम आती है। तो आप भी अपने फील्ड में ऐसे ही मोटिवेट रह के मेहनत करते रहो। और बस यही आज का व्लॉग है। कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और भी कोई अगर मेरे से रिलेटेड या भाविका से या कोई भी फील्ड के बारे में आपने नॉलेज लेने हैं तो कमेंट में ज़रूर बता दिया करो, ताकि हमें भी पता लगे कि हमारी जो व्यूअर्स हैं वो काफ़ी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, हमें भी अच्छा लगेगा उसके लिए। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाकी सभी को नमस्कार। नमस्ते, बाय।